अस्सलाम वालेकुम। आपाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। खबर तो सबको ही मालूम है कि इस्लामाबाद में खुदकुश धमाका, 31 अफराद जाँ बहक और कुछ सवा सौ के करीब 105 से लेकर 125 तक जख्मी बताए जाते हैं, जिसमें 67 तक शदीद जख्मी है। आपके ख्याल में ये सरप्राइज था, शॉकिंग था? मैं तो इस पे ये मिसरा ही कहूँगा, मजम्मत कितनी भी कर ले मजम्मत, हमारी और आपकी मजम्मत से होता क्या है कि इस होने पे हैरत कैसी। जब आप बरसी का ऐलान कर रहे थे तो आपको अपनी कारकर्दगी पर, अपनी इंटेलिजेंस के इदारों पर, अपनी पुलिस पर और अपने तमाम एतराफ़ पर, अपने दुश्मनों पर, सब पर निगाह डालनी थी। फिर बलूचिस्तान, फिर केपी के ऐसे माहौल में आप वो जश्न बपा करने जा रहे थे, उन्हें तो मंजूर नहीं था ना। बस अब आप मरम्मत करते रहिए, दुनिया मरम्मत करती रहे, जाने वाले अपनी जान से चले गए और एक ख़ास कम्युनिटी को एक ख़ास मौके पर इंटरनेशनल सिचुएशन में निशाना बनाया गया और उसमें जो इल्ज़ाम तराशियाँ हैं, अच्छा तो नहीं लगता उस पर बात करते हुए। नज़रियाती तौर पे मैं मोहसिन नकवी की मुखालफत करता हूँ, मगर वो आम ज़िंदगी में एक बहुत अच्छे आदमी है। वो कुर्बा परवरी और यारी दोस्ती निभाना, ये हमारा कल्चर है, हमारी एक कबायली रिवायत है। दुश्मनी, दोस्ती, ये सब हमारे इंस्टिंक्ट का हिस्सा कहना चाहिए। कि एतराज़ करने वाले, बताने वाले कहते हैं कि जी इस्लामाबाद का आईजीपी उनका लाया हुआ था, जिनका कज़न भी इस हादसे में शहीद हुआ है। मैं इसको बाय नहीं करता कि तामीरी तनकीद हो, कारकर्दगी पर हो, मगर फ़िरक़ों पर, मज़ाहिब पर, रंग पर, नस्ल पर लानत है। ऐसे समाज पर लानत बेशुमार कहना चाहिए। ये कोई रीज़न नहीं है कि आप मासूमों की जान ले लें और मुसलसल लिए जाएं। आप समझते हैं कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी कंट्रोल हो जाएगी या हो रही है या हो सकती है? उस तमाम बातों के जवाब के लिए आपको ज़मीनी हक़ाइक़ का जायज़ा लेना होगा और एक-एक एस्पेक्ट में लेना होगा और एक-एक नुक्ते और कामा पीरियड का लेना होगा, एक-एक लफ्ज़ को चेक करना होगा। इस जो सोशियो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक chaos है, उसमें तशद्दुद के अलावा कुछ उग ही नहीं सकता। जो हमने बोया है वो ही काटेंगे ना। ये सब चीज़ें हमने बोई हैं। और फिर आप समझते हैं कि रियासत में जब अवाम पर बेबहा तशद्दुद हो रहा हो, लूट मार की आखिरी हुदूद क्रॉस कर दी हो और जो बोलेगा उसे तुम देंगे, जो बलूचिस्तान में हो रहा है या केपी के में, कल ही फिर 24 ख्वारिज कह के मार दी। कौन है वो ख्वारिज? इंडियन है, डायरेक्ट भेजे हैं। वो कुलभूषण सिंह यादव है, उसे तो आपने बहुत संभाल के रखा हुआ है। उनमें से कितने गुप्ता हैं, कितने शर्मा हैं और कितने के साथ इंडियन पासपोर्ट आपने साथ में पकड़ा है। अब मारे जा रहे हैं और हालात खराब हुए जा रहे हैं। उनकी बहुत सी वजूहात में से एक वजह मैं आपको और बता दूं। एज ए मुसलमान और एज ए इंसान आप बद्दुआओं पे, आहों पे, पुकार पर यकीन तो रखते होंगे कहीं ना कहीं। अस्सलाम वालेकुम। मैं असीबा कमरानी, असान कमरानी की मशीरा। मुझे नहीं पता मैं कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ ख़त्म करूँ। मेरा दुख घर पे अजीम है। मैं बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखती हूँ, जहाँ तीसरा घर इस खौफ में मुब्तला है कि कहीं मेरे बच्चे को लेकर तो नहीं जाएंगे, और दूसरे घर में
ہمارا بچہ ہمارا بھائی لاپتہ ہے، اور پہلا گھر جسے ایک مسخ شدہ لاش وصول ہوا ہے، میں اسی گھر سے میں وہی افیکٹی ہوں۔ میرے گھر میں پہلے بھی میرا ایک بھائی شہید ہو چکا ہے، اس کی مسخ لاش پھینک دی انہوں نے۔ اب میرا بھائی احسان قمبرانی اور حزب اللہ قمبرانی 14 فروری 2020 کو جمعے کے دن جبری طور پر دوبارہ سے جبری طور پر انہیں لے کے گئے، اغوا کیا۔ ابھی تک ان کا کوئی بھی پتہ نہیں ہے۔ میں نے FIR کٹوائی، میں در گئی، جب میں گھر سے نکلتی ہوں مجھے لوگوں کی نظریں چبھتی ہیں۔ اب میں ایسے گھروں سے نہیں اٹھ کے آتے، کتنے تکلیف اللہ۔ ہمارا مطالبہ ہے ہمارے بھائیوں کو رہا کیا جائے، انہیں بازیاب ذاکر جان کو 11 سال ہو رہا ہے، اس کی ماں کتنی تڑپ رہی ہوگی اس انتظار میں۔ ہمارا گھر بلوچستان کا دوسرا گھر اسی صدمے میں مبتلا ہے۔ یہی تکلیف ہمیں کھائی جاتی ہے کہ ہمارا بھائی کب گھر آئے گا۔ ہماری خوشیاں ملیاں میٹ ہو چکی ہیں، ہم خوشیاں نہیں مناتے، ہم سوگ کرتے ہیں اپنے بھائیوں کا۔ میرے بھائی کو حزب اللہ کو رہا کیا جائے۔ میرا بھائی پرنسٹن یونیورسٹی میں طالب علم تھا، BBA کر رہا تھا۔ یہ ریاست انہیں چاند کر نکال کے لے کے جا رہا ہے۔ ہم اپنا پیٹ کاٹ کر اپنے بھائیوں کو بڑھاتے ہیں، خود نہیں پڑھتے۔ کوئی باشعور ہو ملک اور قوم کا نام روشن کرے، مگر آپ لوگوں نے چاند کر لے کے جاتے ہو۔ دیکھیے آپ نے یہ ویڈیو، سینہ نہیں پھٹا آپ کا؟ اگر آپ اولاد والے ہیں، بہن بھائیوں والے ہیں، انسانی رشتوں میں گنڈے بنے ہیں، تو یہ آپ کی آنکھوں میں آنسو نہیں لاتی؟ اس لڑکی کی آہیں، اس کے آنسو، اس کے پکار، اس کا کرب، اس کا اضطراب سینہ نہیں چیر دیتا آپ کا میرا؟ مگر کسی کو ایسی ہزاروں ویڈیو ہے۔ میں نے ایک اور ویڈیو بھی دیکھی آج، کیا کیا دکھاؤں آپ کو، کہ 2 بچے نیکر پہنے ہوئے، ٹائی لگی، وائٹ شرٹ میں، ایک دیوار سے سر ٹکائے بیٹھے ہوئے۔ ایک بچے کی عمر ہوگی 8 سال کی، 7 سال کی، ایک ہوگا 5 سال کا، اور گردن جھکائے بیٹھے ہیں۔ ایک آواز پیچھے سے آتی ہے کہ اسکول سے بھاگے ہو؟ نہیں۔ اسکول کیوں نہیں گئے؟ کہ وہ اسکول میں جانے نہیں دیا۔ کیوں نہیں جانے دیا؟ کہ فیس نہیں دی۔ کیوں نہیں دی؟ وہ بابا PIA میں تھے، ان کی نوکری ختم ہو گئی، ان کو نکال دیا، اور وہ بیمار بھی ہیں تو پیسے نہیں ہیں، پھر گردن جھکا لی۔ تو گھر کیوں نہیں جاتے؟ وہ بابا کو پتہ چلے گا تو وہ اور طبیعت خراب ہو جائے گی، فیس کی وجہ سے نکال دیا، تو جب ٹائم ختم ہوگا اسکول کا تو پھر جائیں گے۔ اب یہ بچے کرمنل نہیں بنیں گے تو کیا بنیں گے بتائیں؟ تشدد پھیلے گا کہ نہیں پھیلے گا؟ غور سے۔ اور لوگ بسنتے منا رہے ہیں وہاں، 50 لاکھ، 1 کروڑ، 1.5 کروڑ کی چھتیں خرید کر نہیں، 3 دن کے رینٹ پر۔ ایسی بے حسی، ایسی حیوانیت، ایسا جانور پن شاید ہی تاریخ میں کہیں درج ہو تو ہو۔ میں بار بار ہمیشہ سے کہتا ہوں، لاش اس کی ہوتی ہے جس کے گھر سے اٹھتی ہے۔ پورے ملک میں ہاہاکار مچی ہوئی ہے، اور وہ پلاسٹک کی گڑیا، پلاسٹک کی نانی دبانے کے لیے معاملات کو بسنت منا رہی تھی۔ جیسا بسنت کا مہینہ فیبرری 6-7 ہوتا ہے، یہ تو مارچ کا اینڈ ہوتا ہے جہاں تک میں نے تاریخ میں پڑھا ہے۔ مگر تقاضا تھا، ضرورت تھی فیسٹیوٹی میں لگانے کی، اصل معاملات سے ہٹانے کے لیے۔ اور پھر اسٹیبلشمنٹ ان سے کہیں ناراض بھی ہو چکی ہے، جب سے یہ خبریں آئی ہیں کہ خان صاحب سے ڈیل ہو رہی ہے، بات چیت ہو رہی ہے، معاملات کہیں طے ہو سکتے ہیں، اور سہیل آفریدی اچھا بچہ بن رہا ہے۔ انہیں اقتدار چاہیے ہر قیمت پہ، چاہے اس کی کوئی قیمت ہو، بس ان کے یہ خاندان بچ جائے، ان کے لوگ بچ جائیں، باقی سب جہنم میں چلے جائیں، مر جائیں۔ بسنت مناتے ہوئے کٹ کر ہزاروں آپ نے پوسٹیں دیکھی ہوں گی کہ بڑی مشکل سے اس پنجاب میں بچوں کی گردنیں محفوظ بنائی گئی تھیں، ماؤں کے سینے ٹھنڈے کیے گئے تھے۔ مگر اس عورت کو، ایک نامور شاعرہ ہے جو کبھی امریکہ میں رہتی تھی،
सुल्ताना नाम है उनका, मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, बहुत अच्छी शायरा है। उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया अपनी पोस्ट में, मैं नहीं कर रहा, कि इस डाइन को सिर्फ अपनी खुशियां, अपने इख्तियार अजीज है। ये तो होना था कि सबको पता है कि यहाँ पर गवर्नमेंट की रेट कितनी है, एजेंसियां क्या काम कर रही हैं, कि जिनका काम इंटेलिजेंस गैदरिंग था वो तो सियासतदानों को मैनेज कर रही हैं, वो तो हडियाला जेल को मैनेज कर रही हैं, वो तो पीटीआई को मैनेज कर रही हैं, और जिसे चाहो गद्दार बना के जब चाहो जो बोले मार डालो, उन्हें मार रही हैं। तो इस होने पे कोई हैरत नहीं होनी चाहिए। हजारों लाखों नहीं करोड़ों बददुआएं शामिल हो चुकी हैं इस बच्ची के वीडियो से। मुझे तो रात भर नींद ही नहीं आई, मैं सो ही नहीं पाया, सोच सोच के कि कभी अपने ऊपर रखकर देखे बस, फिर आपको अंदाजा होगा। और जिस मुल्क में रियासती इदारों का हाल ये हो कि डीआईजी लेवल के लोग जो है ना, रैंसम में अगवा बराए तावान में मुलविस हो, और एक चेन हो पूरी, डाकुओं से मिले हुए हो, और हर इलाके में यही हो रहा है। ये एक मख्तल है, अब एक तशद्दुद गाह है। मैं हर दूसरे तीसरे मिला के कहता हूँ ना कि ये रियासत की किसी तारीफ पर अब ये रियासत नहीं कहला सकती, जिसे पाकिस्तान हम कहते हैं। नगमों से, तरानों से, गानों से ये रियासत नहीं बन सकता। और जो कहकर लिया गया था वो फ्रॉड तो बहुत पहले साबित हो चुका है, मगर इसे चलाया जा सकता था अपनी लालच हिरस कम करके। आप इससे ना लगाएं। कभी आपने उकाड़ा की कहानी पढ़ी, जो जमीनों पर कब्जा है, वो कोई 20-25 हजार एकड़ जमीन पर, कि अंग्रेज के जमाने में ये उकाड़ा बसाया गया था। ये जंगल था, यहाँ जमीनें काश्त शुरू हुई और लोगों को उसमें शामिल किया गया कि तुम उगाओ, आधा तुम्हारा आधा हमारा। वो तो गुलामी का दौर था ना। जब पाकिस्तान बन गया तो ये फौज ने ये अंग्रेज बनकर बैठ गए। और फिर 2000 से लेकर अब तक कि आप किसान कहते हैं कि हमारे नाम करो, ये जमीन हमारी है, ये पंजाब हुकूमत का हिस्सा है। तो पंजाब हुकूमत की बेगैरती देखे कि इसको लीज शो कर दिया गया फौज के नाम पर, कि जी वो जो चाहे करें, आप कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, ठेकेदार बेस पे काम करें, कैश पैसे ले, कितने दिन काम किया इतने पैसे ले। और कितने लोगों को मार डाला उसकी कोई तादाद नहीं जानता। ह्यूमन राइट्स कमीशन से लेकर ह्यूमन वाच तक दर्जनों इस पे सफात के सफात मौजूद है कि वहां कैसे मजालिम हुआ है। और जो अंजुमन मुजारिन है उसके लोगों को इंडियन एजेंट बना के, असला डाल के, चर्च डालकर, स्मगलिंग डालकर, गैर मुल्की पासपोर्ट डालकर, डॉलर दुबई के रियाल डालकर, इंडियन करेंसी डालकर उन पे मुकदमे बनाए गए और कोई भी साबित नहीं कर सके। आप इसे रियासत कहते हैं, अगर आप इसे रियासत कहते हैं तो तुफ है आप पर भी, और जो इसकी हिमायत करते हैं लानत है बेशुमार है उन पर भी। इसे रियासत बनने ही नहीं दिया गया, और एक खास इलाके के लोग हिमायत करते हैं इसकी, बाकी कोई पाकिस्तान में नहीं करता और ना कर सकता है। जिसका ज़मीर जिंदा हो, जिसकी गैरत जाग रही हो, शर्म मौजूद हो, ना भी बोले दिल में जरूर बुरा जानता है। मगर वो लोग जो इस फौज की अब हिमायत करते हैं वो सबसे ज्यादा बड़े मुजरिम हैं, और वो असल लोग हैं जिनकी वजह से ये सरवाइव कर रहे हैं। अगर हम और आप मुत्तहिद नहीं हुए, और ये कल्चर नहीं बदला, और ये माहौल नहीं बदला, ये जमीनी हकाइक तब्दील नहीं हुए, तो इससे भी ज्यादा बुरे वक्त शुरू होने वाले हैं। याद रखिएगा, बलूचिस्तान KPK आपके हाथ से ऑलमोस्ट जा चुका है। सिंध में जो कुछ हो रहा है उसका भी मैं आपको 100 बार बता चुका हूं कि वो अपना हिस्सा डालते हैं इसकी कमजोरी में, लूट मार करके, करप्शन करके, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करके, कराची जैसे शहर को बेहाल छोड़कर। वो सिर्फ और सिर्फ ये जो खत्म हो रही है रियासत उसमें अपना हिस्सा डालते हैं कि किसी सूरत से अब ये नुकरे लगे, किनारे लगे, इसका कोई नया फैसला हो। मैं तो अब भी कहता हूं कि आप इसे किसी गैर मुल्की, यूरोपियन, किसी
नॉर्वे जैसे मुल्क के हवाले कर दे, उसे ठेके पे दे दे, शायद वो आके यहाँ इंसाफ कायम कर दे। और अंग्रेज ने किया था, अपने मकासद के अलावा तो बाकी तो सबके दरमियान मसावत थी। ये हालात नहीं थे जो आज है। वो अपने मकासद से, अपने आप से, अपने लोगों से, लड़ने वालों से बदला लेते थे, फांसियां चढ़ाते थे, मगर आम आदमी को तो तंग नहीं करते थे। वहां एसएचओ हर किसी को उठा के नहीं ले जाता था और मार मार के लाल करके पैसे नहीं वसूल करता था। वो अगवा नहीं करवाता था, वो अगवा खाने मराकज कैंप नहीं चलाता था और लोगों के वसाइल पे कब्जा करके छीना झपटी नहीं थी। मुझे तो एक खौफ आ रहा है कि ये फसाद कितना बड़ा होने जा रहा है। कब तक खवारिज हिंदुस्तान बताते रहेंगे, अफगानिस्तान दिखाते रहेंगे और अपनी लूट मार करते रहेंगे, लोगों को फिरकों में, नस्लों में, जबानों में, मज़ाहिब में हर तरह से तकसीम कर डाला। और आप समझते हैं, अगर आप में से जो भी समझता है कि ये हालात दुरुस्त होंगे, ये सुधरेंगे, कहीं पर कोई कमी वाक़ई होगी और एक दिन सब कुछ दुरुस्त हो जाएगा, तो मैं आपको सिर्फ सलाम कर सकता हूँ और कुछ नहीं कह सकता। अब भी वक्त है, अब भी वक्त है कि अगर हम सब मुत्तफिक हो जाए, एक जगह जमा हो जाए और एक एजेंडे पर जमा हो जाए कि ये मुल्क कानून, इंसाफ, मेरिट की बुनियाद पर बिला तफरीक रंग, नस्ल, मजहब, कल्चर और फिरके के चलेगा, तो हम इसे चला सकते हैं। अगर हम यूरोप अमेरिका में कामयाब जिंदगी गुजार सकते हैं, हम मिडिल ईस्ट में जाकर रात दिन मेहनत कर सकते हैं, तो और हम वहां कर भी रहे हैं। इस महंगाई के दौर में अगर कोई घराना 2 वक्त की रोटी खा रहा है, तो उसके हुनर को सलाम कीजिए, उसकी सलाहियत को सलाम कीजिए। आज के लिए मेरा आपको बस इतना ही पैगाम है कि आपने सोचना है कि ये मुल्क कैसे चलेगा, वरना आज इस्लामाबाद में 31 लोगों की बारी थी, कल जाने आपकी बारी होगी, परसों किसी और की होगी, और ये वक्त आता रहेगा और ये ऐसे ही बैठे रहेंगे। किसी के जजीरे होंगे और कोई बेल्जियम में महल खरीद रहा होगा और कोई इंग्लैंड में रह रहा होगा और कोई अमेरिका में रह रहा होगा, उनके बच्चों के एसेट्स होंगे। उठा के देख ले, पूरी कहानी देख ले, तो आपको सब समझ में आ जाएगा। आज के लिए इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह कल गुफ्तगू होगी। अल्लाह हाफिज।